दयाराम के दो बेटे थे, कुशल और लखन। दयाराम ने जिंदगी भर दूध बेचकर अपने बेटों को पाला पोसा था, पर जब बेटों का निकाह हो गया तो वो दोनों अपनी बीवियों के इशारों पर नाचने लगे। अब्बा, मैं शहर में जाकर रहना चाहता हूँ। पर क्यों? यहाँ सब कुछ तो है। मुझे मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है और यहाँ इस गांव में मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों में कुशल अपनी बीवी के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। अब दयाराम अपने छोटे बेटे और उसकी बीवी के साथ रहता था। सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे लखन और उसकी बीवी के जहन में भी शहर जाने का ख्याल घर कर गया। भाईजान की तरह मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं तन्हा हो जाऊंगा। तो अब्बू, आप भी मेरे साथ चलिए। दयाराम ने जरा देर सोचा। ठीक है, चलो। दयाराम अपने छोटे बेटे लखन के साथ शहर आ गया। शहर की भीड़-भाड़ और चकाचौंध लखन और उसकी बीवी को खूब भा रही थी, मगर दयाराम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन शहर में गुजारने के बाद दयाराम ने लखन से बात की। इस शहर से तो हमारा गांव ही अच्छा था बेटा। अब्बा, आपको यहाँ आए हुए कुछ रोज ही हुए हैं। कुछ रोज में आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी। अब्बा, माहौल का तो पता नहीं, मुझे तो यहाँ की हवा ही दूषित लग रही है बेटा। मैं तो गांव वापस लौटना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, पर मैं यहीं रहूंगा अब्बू, अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही लौट जाता हूँ। पर आप वहां तन्हा कैसे रह पाओगे? आपका खाना वगैरह सब कुछ कैसे हो पाएगा? तो फिक्र मत कर बेटा, मैं उसी गांव में जिंदगी भर रहा हूँ। मैं अपना देख लूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटा। अपने बेटे और बहू को दुआ देकर दयाराम गांव की ओर चल पड़ा। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बिल्कुल अकेला था। पूरा घर वीरान था। वो खुद ही अपना खाना बनाता और समय बिताने के लिए गांव के नुक्कड़ पर लोगों से गुफ्तगू किया करता था। क्या हुआ दया, तू तो शहर गया था? मैं तो सोचा था कि तू वहीं रहेगा। सोचा तो वही था, पर मुझे शहर की हवा रास नहीं आई। वो भीड़ भाड़, चकाचौंध, वो सब अच्छा नहीं लगा। पर अब तो तू यहाँ तन्हा हो गया है। हाँ, हो तो गया हूँ, पर सोच रहा हूँ क्यों ना मैं दूध का कारोबार फिर से शुरू कर दूं। काम करूंगा तो तन्हाई महसूस नहीं होगी। ये तूने अच्छी बात की। चल चलते हैं, तेरे लिए भैंस खरीद के ले आते हैं। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगा। दयाराम और रामचंद्र भैंसे खरीदने चले गए। मंडी में दयाराम को 3 काली भैंसें पसंद आई और उसने वो तीनों भैंसें खरीद ली। 3 भैंस काफी है ना? बहुत हैं। दयाराम और रामचंद्र ने उन तीनों भैंसों को दयाराम के घर के बाहर बांध दी। अगली सुबह रामचंद्र दूध दूहने आया। उसने दूध दूहना शुरू किया। उसकी बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई, फिर तीसरी, और ऐसा करते करते उन लोगों ने 15-16 बाल्टियां भर ली। ये क्या? ये तो दूध की नदी है, दूध रोक ही नहीं रहा है। हाँ, अब तक तो एक ही भैंस का दूध निकाला है, बाकी 2 बची हैं। दयाराम ने दूध की बाल्टियां बड़े बड़े ड्रम्स में उड़ेल दी। वो बाल्टी उड़ेलता जा रहा था और रामचंद्र दूध दूहे जा रहा था। जल्दी ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर कुछ न्यूज चैनल वाले रामचंद्र और दयाराम के पास इंटरव्यू लेने आए। ये कैसे मुमकिन है सर? कैसे मुमकिन है ये तो हमें भी नहीं पता। हमने इन तीनों भैंसों को कल ही खरीदा था
और आज ये तीनों भैंस दूध की नदियां बहा रही हैं। हम दोनों दूध निकालते निकालते थक गए, पर ये भैंस तो दूध देना बंद ही नहीं कर रही हैं। तो देखा आपने, इन तीनों भैंसों ने दूध की नदियां बहा दी हैं। दयाराम जी और रामचंद्र जी की ये भैंसें जादुई भैंसें हैं। सर, अब आप इनका क्या करेंगे? सोच रहा हूं कि भैंस का दूध निकालने के लिए मशीन लगवा लूं। ये सुनिए, रामचंद्र जी और दयाराम जी मशीन लगवाने वाले हैं। वो दोनों दूध निकालते निकालते थक चुके हैं। ये खबर इतनी फैली कि लोग दूर दूर से 3 जादुई भैंसों को देखने आने लगे। रामचंद्र और दयाराम भी मशहूर हो चुके थे। दयाराम के दोनों बेटों ने भी ये खबर सुनी और एक दूसरे को फोन किया। भाईजान, आपने अब्बा की भैंसों का सुना? हाँ सुना, दूध की नदियां बह रही हैं। दूध के साथ साथ भैंसों की भी नदियां बहेंगी। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि बीवी के साथ वापस गांव लौट जाऊं। यहाँ शहर में मेहनत मजदूरी करके थक गया हूँ, वहाँ आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई। अगले ही दिन दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ दयाराम के पास पहुँच गए। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? शहर रास नहीं आया क्या? वो अब्बा आपकी याद यहाँ लेकर आ गई। हाँ अब्बा, आप यहाँ अकेले इन तीनों भैंसों को कैसे संभालेंगे, इसीलिए हम लौट आए। अच्छा किया, वैसे भी मैं थक गया हूँ दूध निकाल निकाल कर। मशीन वाला आया है, अब वो मशीन लगा रहा है। बहुत अच्छे, अब से हम इन तीनों जादुई भैंसों का ख्याल रखेंगे। हाँ, और अब तुम ही देखो इन तीनों भैंसों को। मैं और रामचंद्र दोनों थक चुके हैं। 3 जादुई भैंसों की वजह से लखन और कुशल घर लौट आए। अक्सर नई नस्ल गांव में बुजुर्ग वालिदैन को अकेला छोड़ देती है, पर आज इन तीनों जादुई भैंसों की वजह से दयाराम के दोनों बेटे गांव लौट आए। ये अफसाना धर्मपुर के सबसे अमीर शख्स धनी राम का है, जो किसी बीमारी की वजह से जिंदगी के आखिरी वक्त से गुजर रहा है। धनी राम अपने खानदान का अकेला शख्स है, जिसके घर में 2 नौकर हैं, सावित्री और बलदेव। धनी राम को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने लोगों से बेईमानी कर जो पैसे कमाए हैं वो उसके काम नहीं आए। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएंगे, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। धनी राम की ख्वाहिश है कि ये दौलत उसके रूह के आजादी की वजह बने। इसके लिए सावित्री और बलदेव को बुलाता है और उनसे कहता है, बलदेव, सावित्री, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक, आप सेहतयाब रहें, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं मालिक। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। सावित्री और बलदेव धनी राम की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो धनी राम को पसंद आ जाए। अगले रोज सुबह होते ही सावित्री और बलदेव नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। सावित्री अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बलदेव के दिल में दौलत हासिल करने के लालच ने उसे नेकी के कई काम सुझा दिए हैं। बलदेव सबसे कब्ल मंदिर में ज़कात देता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को भी रुपए पैसे इमदाद देता है, अस्पताल में जाकर मरीजों को दवाइयाँ खरीद कर बांटता है, कस्बे के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। सावित्री ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकलती है। उसे रास्ते में एक गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलिथीन खा रही थी। यकायक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। सावित्री उसे फौरन जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलिथीन निकलता है। इसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई,
मैं सेठ धनीराम से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय की जिंदगी बच गई। सावित्री गाय को अस्पताल में छोड़कर धनीराम के पास जाती है। बलदेव और सावित्री धनीराम के पास आते हैं और अपने पूरे दिन के काम धनीराम को बताते हैं। बलदेव अपने किए नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और सावित्री सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। सावित्री के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बलदेव और सावित्री, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बलदेव, तुमने दिन के 8 घंटों में 800 भलाई के काम किए हैं। शुक्रिया मालिक। सावित्री, तुमने दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। मालिक, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। सावित्री, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फिक्र छोड़ गाय की जान बचाई है। ये सबसे बड़ा नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। लेकिन मालिक, मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे मुतालिक कुछ नहीं सोचा? बलदेव, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ देकर जाऊंगा। मालिक, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है। आप बलदेव को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं सावित्री, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। सावित्री धनीराम को शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। सावित्री गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह सेहतयाब है। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय है, इसलिए वो उस गाय को धनीराम के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वहीं रहने लगती है। सावित्री अब एक बेटी की तरह धनीराम की खिदमत करने लगती है। वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है, गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। सावित्री बेटी, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। मालिक। मालिक नहीं सावित्री, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं आराम नहीं करूंगी। सावित्री के अज़्म के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा और कुछ ही रोज में धनीराम बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो जाते हैं। सावित्री बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं पूरी तरह सेहतयाब हूँ। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, आपके सेहतयाब होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए बूटी का काम किया है, बेजान जिस्म में जान डाल दी है। हाँ अब्बू जान, जब एक गाय ये करिश्मा कर सकती है तो हजारों और लाखों गाय इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है। सावित्री, गायें हमारे लिए नेमत हैं। आज से हम अपनी जिंदगी और दौलत गायों की खिदमत में सुपुर्द करते हैं। धनीराम और सावित्री मिलकर गाय की खिदमत को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। वो अपने कस्बे के साथ आसपास के कस्बों में भी गौशाला बनवाते हैं। उसमें गैर मुल्कों की तरह सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। गौशाला के साथ सावित्री और धनीराम जानवरों के अस्पताल भी खुलवाते हैं, जहां उनका मुफ्त में इलाज होता है और लाखों रुपए खर्च करके देश भर में आगाही का मुहिम चलाते हैं, जिसमें गाय को पॉलीथीन खाने से रोककर उनकी जिंदगी बचाते हैं। धनीराम और सावित्री की इस खिदमत को पूरे मुल्क में खूब तारीफ और इज्जत मिलती है। देही इलाके में किशन नाम का धोबी रहता था। किशन के माशी जरिया भैंस थी जिसको लकब था काली। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती। किशन दूध का जखीरा बर्तन में शराबोर कर लेता। शारदा, मैं दूध को फरोख्त करने जा रहा हूँ, काली की गिजा का इंतजाम कर देना। हाँ जी, जो हुक्म। किशन मोटरसाइकिल से आवाम के घर दूध दस्तयाब करने जाता था। किशन की बीवी काली के गोबर को बर्तन में जमा करती थी और उससे दीवार के दरीचे भरती थी।
जो कंडे बच जाते थे तो शारदा उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वही उनके जीस्त की बैसाखी थी। वक्त बे वक्त अगर काली का दूध बच जाता तो वो दोनों उन्हें देहात के गुर्बत ज़दा लोगों में तकसीम कर देते। एक रोज किशन अपने आशियाने में स्मार्ट टीवी फरोख्त कर लाता है। देहात के किसी भी रईसजादे के पास स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर तशरीफ ले जाता है। लीजिए भानु भाईजान, मिठाई नोश फरमाइए। जनाबे आला किस बात की है? दुआ के साए में स्मार्ट टीवी खरीदा है। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह जरखेज है। भानु किशन से बेइंतहा हसद रखता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी हमनवा से अर्ज करता है, इनकी काली तो कोहिनूर का हीरा बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये दौलतमंद दस्तयाब हो रही है। एक निकम्मी आलसी हमारी भैंस है, पूरे दिन में सिर्फ 2 लीटर दूध जरखेज करती है और आपके मानिंद गोबर होता है। और एहतरामन इन दोनों के दौलत खाने में कोई शय आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं, खून जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आए? क्यों पागलों की जैसी बातें कर रही हो? अरे तुम अहमक हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर खाकी रंग तकमील कर देना और देहात के आवाम से कह देना कि बाजार से भैंस फरोख्त करके लाया हूँ। बात तो तुम्हारी 100 आने बरहक है। शब में किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु खामोशी से घर में दबे पांव आता है। वो काली के दाहिने में रस्सी बांध देता है। काली को अपने जेरे नजर घर में ले आता है। घर लाकर वो काली पर खाकी रंग तकमील कर देता है और सो जाता है। दूसरे दिन जब किशन और शारदा सोकर बेदार होते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। ऐ खुदा, मेरे अल्लाह, काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शको शुबा नहीं करते और पूरे देहात में अपनी भैंस की शिनाख्त करते रहते हैं। पूरे देहात में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर आंसू बहाते हैं। उस दिन दोनों भूखे रहते हैं। या मेरे मौला, मासूम काली किस मुसीबत में होगी? यक किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके करीब जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है। परवरदिगार ने शायद हमारा जरिए माश किया था है, वरना इस बियाबां में किसी को भैंस कैसे मिले दस्तयाब है। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर लाते हैं। दूसरे दिन शारदा जब सोकर बेदार होती है तो अपनी नई भैंस के कंडे बनाने लगती है। गोबर में से उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अरे सुनिए सुनिए, देखिए गोबर में क्या मिला है। सोने का टुकड़ा? ये भैंस के पेट से दस्तयाब हुआ। फिर दूसरे दिन जब भैंस गोबर देती है उसमें एक और सोने का टुकड़ा मिलता है। लगता है मेरे परवरदिगार ये गोबर के साथ रोज एक सोने का टुकड़ा भी देती है। किशन और शारदा गोबर में सोने के टुकड़े मिलने से बहुत जल्द दौलत से लबरेज होते हैं। वो एक आलीशान महल बनवा लेते हैं और कार भी दस्तयाब कर लेते हैं। उधर जब भी भानु दूध दूहने के लिए बैठता तो काली उसे जोर से लात मारती। भानु और उसकी बीवी काली की खूब डंडे से पिटाई करते और जबरन दूध दस्तयाब करते। कब बखत ने तो जीना हराम कर दिया है। वहाँ बड़े प्यार से दूध देती थी और यहाँ देने में इसे मौत आ रही है। किशन का तो ताजमहल बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। अल्लाह ही जाने कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है। भानु शब में दबे पांव किशन के घर में आंख लगाता है और खामोशी से किशन और उसकी बीवी की बातें सुन लेता है। आज हमारी कामयाबी इस भैंस की वजह से है। अलबत्ता ये रोज सोने का टुकड़ा अपने गोबर में ना देती तो हम कभी दौलतमंद नहीं बनते।
अच्छा, लगता है इनकी भैंस के पेट में बेइंतहा सोने के टुकड़े हैं। किशन और किशन की बीवी जब सो जाते हैं तो भानु रात में दबे पांव उनके घर आता है और उनकी नई भैंस खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोने के टुकड़े पाने के फिराक में भैंस का शिकम चीर देता है। भैंस के शिकम में सोना नहीं मिलता और भैंस बेजां हो जाती है। जल्दी से इसका इंतजाम करिए वरना हमारा पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन देहात का खादिम उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसे मार डाला। खादिम भानु को गिरफ्त में लेके किशन के जेरे नजर करता है। भानु, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी, हम तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया है? जी मैं शर्मसार हूँ, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। देहात में जेवरी बुलाई जाती है। जेवरी भानु और भानु की जोजा को देहात से दरबदर करने का फैसला सुना देती है।